राहत रॉबिनहुड एकेडमी फॉर हेल्पिंग एंड टीचिंग की स्टार्ट हमने 18 जून 2017 को की थी। हमने यहाँ एकेडमी स्टार्ट करने से पहले कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई किए थे, जिनमें से बटनी टेला एक एरिया था। हमने यहाँ पे पेरेंट्स से बात की, सर्वे किया और बच्चे आइडेंटिफाई किए, उनसे जाना उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन्हें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर हमने कुछ बच्चे फाइनल किए, मेंटर्स को उन बच्चों को अलॉटमेंट किया और फिर धीरे धीरे डे बाय डे हमने एकेडमी से इम्प्रूवमेंट की। उसके अलावा हमने एकेडमी अपनी ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और रोहिणी में भी स्टार्ट हुआ है। रॉबिनहुड आर्मी फूड के अंदर काफ़ी अच्छा कर रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना एजुकेशन में इसको बढ़ावा भी दिया जाए। धीरे धीरे हमने कोशिश की कि बच्चों को बताया जाए कि एजुकेशन का पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट उनके लाइफ में। उन्होंने जाना इस बात को और हम लोगों की रिस्पेक्ट देना सीखे, छोटी छोटी बेसिक मॉरल साइंस की बातें सीखी और अब एक साल जब होने को आया है तो हम कह सकते हैं कि राहत ने बहुत कुछ अचीवमेंट पाई है इन एक साल में। धीरे धीरे वॉलंटियर्स का आना स्टार्ट हुआ और आज हमारे पास 10 से 15 वॉलंटियर्स हैं जो बच्चों से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं बच्चों में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। जो RH है रॉबिनहुड आर्मी, उसका मेन था कि फूड ड्राइव्स पे उसका फोकस था। बट धीरे धीरे मैं फूड ड्राइव्स में जब मैं आई थी RH से, तो आई वॉज ज्वाइन इन May 2017। सो व्हाट हैपन वाज कि कुछ टाइम बाद वी थॉट कि सिर्फ खाना देना किसी को वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, हमने आज खाना दे दिया, कल भी हम खाना दे देंगे, उनकी डिपेंडेंसी हम पर बन जाएगी, बट वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वी थॉट दैट एजुकेशन शुड प्ले इट्स रोल। सो मुझे नितेश भैया ने और एक दो और जो लीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट कर रहे हैं राहत, जिसमें हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी। एंड मतलब कि आई ऑलवेज वांटेड टू टीच, सो आई थॉट कि चलो पढ़ा लेते हैं। तो इट वाज माय फर्स्ट डे, जो फर्स्ट डे ऑफ राहत भी था, एंड उसमें बहुत सारे बच्चे आ गए। आई स्टिल रिमेंबर अभिषेक जैन भैया खड़े हुए थे डोर पर एंड ही वॉज काउंटिंग किड्स कि अच्छा, एंड वो नाम लिख रहे थे सबके, एंड इट वाज अराउंड 30 और 40 किड्स। तो स्टार्टिंग में वी हैड टू चूज़ कि अच्छा ये इन बच्चों को हमें पढ़ाना है, एंड हम उनके घर तक जाते थे उनको बुलाने के लिए। हम बच्चे आते ही नहीं थे, खुद हमें खींच कर लेकर आना पड़ता था कि तुम आओ। हमने 3 लोकेशन चेंज की बिकॉज दोनों लोकेशंस में बहुत गलत सिस्टम था। वो सपोर्ट ही नहीं करते थे हमारे पढ़ाने को, कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। तो फाइनली हम इस स्पेस में आए जो एक काइंड ऑफ स्लम्स के अंदर ही है, जो सारा आसपास घर हैं और ये काफ़ी एक अच्छी जगह है जहाँ पर हम आराम से पीसफुली पढ़ा पा रहे हैं उनको। जब मैं चेन्नई में था, हमारे पास एक खुद का ऑर्फनेज था, तो वहाँ 35 to 40 बच्चे थे। तो वहाँ वही बच्चे रुकते थे एंड दे स्टे देयर, और अलग अलग स्कूल में हमने भर्ती करवाए थे एंड वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ़ देम वेरी वेल। उसमें मेरे पापा और मेरे पापा के फैमिली फ्रेंड्स सब लोग जुड़े थे, उसमें सब कुछ फाइनेंस वही कर रहे थे। तो जब मैं यहाँ आया अपनी अपर स्टडीज़ के लिए, उससे लेके मैं जब तक जॉब ज्वाइन किया तब तक मैंने कुछ नहीं किया था। जॉब ज्वाइन करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया था, और हर सैटरडे संडे बस इतना है कि छत को देखो और मोबाइल खोलो, मूवी देखना है, यही काम करता रहा। तो 3rd पोजीशन में ये रॉबिनहुड एकेडमी के बारे में मुझे पता चला। So when I joined Rahat last year, it was like I was really excited, and I remember first day, but there were like so many of the kids, like literally so many. So मेरा first day पे were like 7 to 8 kids sitting all over here, दीदी। So it was like really nice. थोड़ा बहुत like अच्छे से interaction हुआ, तो volunteers वगैरह से बात हुई। तो I had decided कि मैं second drive में तो आई रही हूँ, that is for sure। तो जब second drive में आई, third में आई, fourth में आई, धीरे धीरे it was good, the feeling was good, but थोड़े टाइम बाद it was like became a little difficult because हमारी भी अपनी studies है and then आना, तो it was not so motivated. I remember one of the volunteers telling me कि शुभांगी, I teach रानी specifically, so रानी बार बार पूछ रही थी कि शुभांगी दीदी क्यों नहीं आ रही शरीर। So that was one big motivation. And then secondly I would say कि एक साल में हम लोगों का मेंटर्स का जो जर्नी है, one thing that we have successfully learned is like we have created a friendly environment, because when you work somewhere तो वो work environment अच्छा होना चाहिए. If you don't have people who like you, people who love you, people you want to work with, you
can't work there. तुम्हारा जो मर्जी पर्पस हो. देते रहना तो चलते जाएंगे, सो इसके लिए कोई रेमेडी नहीं है. इससे अच्छा आप फाइट बैक कर लो. तो मैंने ऑफिस में कट एंड रेट बोल दिया कि यार सैटरडे संडे या संडे एटलीस्ट मुझे छोड़ दो यहाँ. और उसके बाद मैं रेगुलर होना शुरू किया. और यहाँ आते आते बिल्कुल एक वर्ड में इसको मैं डिस्क्राइब करूँ तो RH इज़ लाइक, राहत इज़ लाइक फैमिली फॉर मी. हम जानते हैं कि बच्चे उस माटी के बर्तन की तरह होते हैं जिन्हें जिस रूप में ढाला जाता है बच्चे उसी प्रकार का रूप ले लेते हैं. तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता प्ले करते हैं उनके शिक्षा और उनके समृद्धि और उनके विकास के लिए. तो जब हमने रॉबिन हुड आर्मी की शुरुआत की इस मजनू के टीले एरिया में, तो हमारे पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि यहाँ पे जो पेरेंट्स थे वो और उनके साथ साथ जो बच्चे थे वो दूसरे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे. एक्टिविटीज़ जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर जाके सिग्नल पे भीख मांगा करते थे. बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जो घर का काम करते थे जब उनके पेरेंट्स छोड़ के चले जाते थे काम करने के लिए. तो पेरेंट्स को कन्विंस करना जो था वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, साथ साथ एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी वाला एक चीज़ भी था. तो अपना मेन टारगेट पॉइंट रखा वो ये रखा कि बच्चों को किस तरीके से मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया जाए, कैसे बच्चों को ये बताया जाए और उनके माता पिता को ये समझाया जाए कि बच्चे किस तरीके से आगे जाके इस देश का भविष्य बन सकते हैं. धीरे धीरे क्या हुआ कि पेरेंट्स एक एक करके जो थोड़े जागरूक थे वो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े और उन्होंने दूसरे लोगों को भी अपने साथ साथ जोड़ना शुरू किया, जिससे हमारा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो गया. तो जब हमारा ये कारवां चलता रहा तो बच्चों में जो एक डिमेरिट वाला जो चीज़ हमने देखा था वो ये था कि बच्चों को बैठना नहीं आता था, बच्चों को बड़ों के साथ उस तरीके से बोलना नहीं आता था जिस तरीके से समाज में लोगों को बोलना चाहिए, चलना चाहिए. तो सबसे पहले जो हमारा जो चीज़ था वो ये था कि बच्चों को बैठना सिखाया जाए, बच्चों को तहज़ीब सिखाई जाए जो समाज के अंदर होती है. जिस तरीके से बच्चे जो हैं वो हमारे साथ ही ना जुड़ें अच्छे से, वो अपने पेरेंट्स के भी साथ उतने ही अच्छे से जुड़ सकें जिस तरीके से वो हमारे साथ एकेडमी के अंदर जुड़ रहे थे. तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे जो हैं उन्होंने जो वैल्यू ऑफ मोरल एजुकेशन होता है सोसाइटी में वो सीखना शुरू किया और धीरे धीरे वो इस चीज़ में आगे चलते रहे. जैसे कि स्टार्टिंग में हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा थे और मेंटर्स बहुत कम थे, तो दोनों के बीच में रिलेशन बिठाना बहुत मुश्किल काम होता था. तो बाद में हमने ये डिसाइड किया कि जो बच्चा जिस कैटेगरी का है, जैसे कि 4th क्लास का बच्चा है, तो उसको उसके एज ग्रुप या क्लास के हिसाब से डिवाइड करके उस मेंटर को हमने सौंप दिया जो कि छोटे बच्चों को आसानी से समझ सकता है और जो कि बड़े बच्चों को आसानी से समझ सकता है. ग्रुप में 3-4 बच्चे थे, तो मेरा स्टार्टिंग में उनसे रिलेशन काफ़ी अच्छा था. मगर एक स्टूडेंट मेरा ऐसा था जिसके साथ मेरा अभी भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है, विशाल. उसके साथ स्टार्टिंग में होता था कि वो थोड़ा मनमोजी किस्म का स्टूडेंट था, ठीक है. तो उसको पढ़ाने के लिए उसके हिसाब से सोचना पड़ता था कि वो किस हिसाब से पढ़ेगा. द मेन थिंग इज़ बॉन्डिंग. हम उनको तब पढ़ा सकते हैं जब हम उनके लेवल पे जाएं उनको सिखाने के लिए. ये नहीं कि वो हमारे लेवल पे आके सीखे, क्योंकि हम दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है नॉलेज का. जब तक हम उनके लेवल पे नहीं जाएंगे तब तक हमारी बीच की रिलेशनशिप ना ही अच्छे हो सकते हैं, ना ही हमारी बॉन्डिंग बन सकती है आगे के लिए. कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा तमीज़दार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तहज़ीब उनमें आ गई है और वो जानते हैं कि हाँ भैया लोग जब आएंगे, दीदी लोग आएंगे पढ़ाने के लिए, तो फिर हमें उनके साथ कैसे बर्ताव करना है. और यही नहीं, जब वो हम पढ़ा के चले भी जाते हैं तो भी वो पीछे में जो है वो अपने माता पिता के साथ उसी तहज़ीब और उसी लिहाज से बात करते हैं जैसा वो एकेडमी के अंदर 2 घंटे में हमारे साथ जुड़ के बात करते हैं.